अब GS1 और GS2 के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए GS1 में आपका 3 सेक्शन आपको पता ही है, हिस्ट्री हो गया आपका, दूसरा करंट अफेयर्स और तीसरा DI। तो सेक्शन 1 में जो आपका हिस्ट्री है, उसमें 30-40 टॉपिक्स हैं, सबसे आसान सेक्शन यही है। इसको क्या करना है, मैंने बताया भी था कि CME का अवस्था का नोट्स अवेलेबल है मार्केट में, उसको आप ले सकते हैं। और उसको लेकर के बाकी आप साथ में इंटरनेट का सहायता से, कुछ यूट्यूब वीडियो की सहायता से एक अच्छा नोट्स बना लीजिए। नोट्स में क्या है, उसमें आपका ये ध्यान रखना है कि उसमें भी प्रत्येक डायमेंशन टच हो, डायमेंशन के साथ-साथ उसका रोल मतलब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार, एक तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया होगा ही, चाहे वो आपका डू और डाई मूवमेंट हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, उधर आपका चंपारण सत्याग्रह है, उधर आप असहयोग आंदोलन है, इधर आएँगे तो आर्ट एंड कल्चर में आपका पटना कलम है, मौर्य है, पाला है। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार और उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, उसका क्या क्रिटिक्स है। एक तो होता है कि पहला नंबर की इंट्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का, उसका फीचर्स क्या-क्या है। उसके साथ फीचर्स के बाद होता है कि उसके अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में अभी क्या है, मान लीजिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर जो हम लोग बात करते हैं। उसके बाद क्रिटिक्स, ये ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि कभी-कभी प्रश्न क्या होता है, आप तो शॉर्ट आंसर पूछता है। शॉर्ट आंसर में सीधे पूछ देगा कि अ, डिस्क्राइब द क्रिटिक्स ऑफ पाल आर्ट या मधुबनी आर्ट या पटना कलम आर्ट। उसका क्या-क्या क्रिटिक्स हो सकता है। आपका नोट्स अगर पूरा रहेगा बना हुआ, इंट्रोडक्शन से लेकर के, फीचर से लेकर के, अलग-अलग डायमेंशन में, उसके बाद क्रिटिक्स हो गया और वर्तमान में क्या उसका करेंट डेवलपमेंट्स हुआ है, क्या उससे रिगार्डिंग, जैसे मधुबनी पेंटिंग रिगार्डिंग आप देख पा रहे हैं कि कितना बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के द्वारा भी ध्यान दिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी हमेशा वहाँ मतलब पद्मश्री गिने-गिने मिलते ही रहता है। और जहाँ तक बात है ये मिथिला का, वो मैथिली में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, तो उसी क्षेत्र से मिलता है। जनरली वो मधुबनी के ही होते हैं। इस बार भी जो मिला है, तो कितना डेवलपमेंट हुआ है मधुबनी पेंटिंग में, पटना कलम पेंटिंग में, उसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है। कोई भी हो, चाहे उधर टॉपिक, मान लीजिए अगर आप बात करते हैं जैसे 1900 अभी 2024 समय खत्म हुआ, तो महात्मा गांधी का अधिवेशन हुआ था, 100 साल पूरा हुआ। तो यहाँ से आपको लगता है कि करेंट से हम लोग इंटरलिंक कर सकते हैं। तो ये जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो अपना नोट्स में वैल्यू एडिशन करते रहेंगे। लेकिन पहले आपको एक अच्छा नोट्स आपका बना होना चाहिए। मैगज़ीन ये जो बुक में जो अवेलेबल है मार्केट में, वो तो रखना ही है। लेकिन वो प्रयास करना है कि आपका भी एक हैंड रिटन हो। उससे 2 फ़ायदा होगा। एक तो प्रैक्टिस होगा आपका पहला, दूसरा प्रैक्टिस होने के साथ-साथ आप अपने आप को एनालाइसिस कर पाएँगे, थिंक कर पाएँगे कि हाँ, ये पहलू हमने ऐड कर लिया, ये पहलू ऐड कर लिया, डायग्राम एड्स कर लिया, कोट ऐड कर लिया, ये सब होना चाहिए। मैंने नोट्स शेयर भी किया था लास्ट क्लास में, फिर शेयर भी कर देंगे, दिखा देंगे। तो कैसे आपको नोट्स बनाना है, ये GS1 का मतलब हिस्ट्री में जितना भी 35-40 टॉपिक है, वो सारे टॉपिक्स को अच्छे से कंपाइल करके कर लेना है। बाकी जब टेस्ट लगाएँगे, किन्हीं का कॉपी पढ़ लिए, या जो हमने बताया कुछ अलग-अलग जो आते जाता है, उसको वैल्यू एडिशन करते जाना है। ये तरीका है। सर चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्यों नहीं कर सकते नोट हैं? बना रहा था, हुँ, तो जैसे कि किस पर बनाया था मैंने, जो केव्स पर आया था ना, तो ईस्टर्न केव्स पर बनाया था मैंने, तो काफ़ी हाँ, वहाँ पे अच्छे से मतलब दिया हुआ था। क्योंकि हुँ, मुझे किसी मतलब कि दूसरे एक परम आईएएस का मैं यूज़ कर रहा था कंटेंट, तो मुझे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा था। वो लोग रैंडमली फैक्ट्स को सिर्फ़ वो वहाँ पर दिए हुँ, रहते हैं। हुँ, 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 बट जो मैंने देखा जो चैट जीपीटी यूज़ किया, तो वहाँ से बहुत सिस्टमैटिक आंसर मिला, और उसका हुँ, जो इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन है ना, मुझे काफ़ी उसका स्टेटमेंट हाँ, अच्छा लगा, उसमें बिल इफेक्टिव वर्ड भी रहते हैं। बिल्कुल, जैसे मैं यही कर रहा हूँ कि आप, जिसे मैं क्या बता रहा हूँ रिसोर्स, कि ये रेफ़रेंस यूज़ करना है, लेकिन अब जैसे मैंने ऑनलाइन बताया, तो ऑनलाइन जैसे चैटजीपीटी आप यूज़ कर सकते हैं, गूगल का यूज़ कर सकते हैं। आपको जहाँ से लगता है कि, लेकिन 3-4 सोर्स रखें, जब भी आप नोट्स बनाएँ, 3-4 सोर्स रखें, ताकि आपका एक बेहतर, जब 3-4 बेस्ट का कंपाइलेशन होगा, तो क्या होगा, और सुप्रीम बेस्ट हो सकता है। तो जब भी नोट्स बनाना है, तो ये आपके पास 3-4 सोर्स हो, उसके बाद एक बेहतर हो। फिर उसके बाद जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, फिर आप कई लोगों का कॉपी पढ़ें, या कुछ ये मैप्स हमने ऐड नहीं किया, ये कोट्स ऐड नहीं हुआ, छूट गया है, तो उसको क्या करना है, ऐड करते जाना है। क्योंकि ये इसमें क्या है, आपको याद है
वहाँ पे गए एग्ज़ाम में, बस कॉपी एंड पेस्ट, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना है नहीं GS1 में, इसलिए इसको एकदम बेहतर तरीके से तैयार कर लेना है। इसमें ये नहीं सर होना एक चाहिए कि रिक्वेस्ट आप रहेगा कोई सर सर बताइए? रिक्वेस्ट रहेगा सर, जो आपके पास बहुत सारे जो कॉपी आप लोगों ने इवैल्यूएशन किया था ना हुँ। हाँ, किया बच्चों का, था। तो उसको सर आप लोग कॉपी से शेयर कर देंगे ग्रुप में से, तो उसको डाउनलोड करके हम उसको देखेंगे उसका कैसे लिखते हैं बच्चे। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे तो मैं लिखा तो मैं भी हूँ कुछ सर, लेकिन कुछ कॉपी को निकाला भी हूँ। आज भी कुछ कॉपी निकाले गए हैं। जैसे कि एक कॉपी ब्यूटी कुमारी की है, अच्छी कॉपी है। उसको पहले भी बोला गया था आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम की कॉपी है। उसको जो है कि आज मैं पेड ग्रुप वाले में शेयर कर दूँगा। और जी उसका उसको जो इवैल्यूएट किया गया है ना, उसका वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है कि कैसे यस हम लोग सर। उसको इवैल्यूएट करते हैं, कैसे बताते हैं बच्चों को फेस टू फेस। तो वो कॉपी आपको मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे कॉपी है हमारे पास। एक मैं तो सिर्फ एक नाम बताया हूँ। इस कॉपी धीरे-धीरे आपको सारी कॉपी मिल जाएगी। आज से मैं पेड ग्रुप में इसको डालना स्टार्ट कर दूँगा। यस सर, मैं भी सर, मैं तो अपना मेरा भी जो कॉपी होगा मैं भी सर शेयर कर दूंगा सर, देख लीजिएगा एक बार ठीक है है, तो। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। सर हाँ, अ, हाँ। सर मैं तो नहीं हूँ तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अभी जस्ट आपका जो मतलब चैनल था वो 2 दिन पहले ही मुझे पता चला था, तो सर उसके थ्रू मैंने ज्वाइन करा था। कोई नहीं, आप और मैसेज मैंने कर आपका देंगे, मैं ऐसे ही भेज दूँगा। ठीक है। यूट्यूब पे सर मैंने बहुत सारा वीडियो आपका देखा था जिसमें हुँ। आप गाइडेंस दे रहे हो, तो तब जाके सर देखिए आपका चैनल हाँ, बिल्कुल, तब बोलिए, जाके बोलिए मनीष जी। हुँ। हेलो। हाँ, हाँ, मनीष बोलिए बोलिए। मनीष जी, बोलिए। हुँ। हाँ सर, तब जाके आपका टेलीग्राम मिला सर। तो ऐसा कुछ कोई ग्रुप है तो सर क्या उसका प्रोसेस क्या होगा ज्वाइन करने का, वो बता देते। ठीक है, मैं बता दूँगा। और क्या कहते हैं, अगर आप जॉइन नहीं भी करते हैं, आप ऐसे भी मैसेज करेंगे तो ऐसे भी आपको कॉपी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है। ये जॉइनिंग का बहुत सिंपल सा फंडा है। 3500 फी है, उसमें भी अभी 10% डिस्काउंट है 1 तारीख से पहले तक। और क्या कहते हैं, उसमें सिर्फ पेमेंट करना है, उसके बाद स्क्रीनशॉट मैनेजमेंट टीम को भेज देना है। सारा उसका मैनेजमेंट टीम करेगा, आपको ग्रुप में ऐड करेगा, आपकी क्लासेस शेड्यूल करवाएगा, आपको फिर क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन मिल नहीं रहा था, स्टार्टिंग में क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो गया था, बीच में बंद था, से फिर मिलना स्टार्ट हो गया है। तो ये सारा चीज हो जाएगा, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। ओके सर। कंटिन्यू ठीक है, करते ये हैं। GS1 में जो हमने बताया कि आपको हिस्ट्री सेक्शन 1 जो हिस्ट्री है, उसको कैसे लिखना है, बाकी हम लोग नोट्स भी शेयर कर देंगे। हमने शेयर भी किया था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इस तरह से आपको नोट्स तैयार करना है। अभी मैंने सोर्स बता दिया है, आप लोग बनाएँगे, बाकी हम लोग जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें दिखाएँगे भी कि ऐसे नोट्स बनाया जाता है। तो ये आपका स्टैटिक है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके। दूसरा आपका है कि GS1 का ही सेक्शन 2 है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए क्या है कि आप एक तो न्यूज़पेपर अभी से ही पढ़ते रहें, खास करके एडिटोरियल उसको ज़रूर अच्छे से देखना है। कम से कम एक टॉपिक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मान लीजिए अगर एग्ज़ाम अप्रैल में, मई में होता है, तो मार्च तक तो ज़रूर पूछेंगे ही। तो एट लीस्ट ये हो कि आपके पास कुछ भी इस तरह का अपडेट्स है, मतलब जब आप पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल्स का आइडिया तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कि कैसे वो लिमिटेड वर्ड्स में, वही 700-800 वर्ड में कैसे वो बात को रख पा रहे हैं, और ना ज़्यादा किसी के पक्ष में, ना किसी के अगेंस्ट में, एकदम बैलेंस्ड। जब आप चाहे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, रहे आपका जो सिलेबस है उसके उसकी तरह इंक्लाइंड रहिए, ना कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, पार्टी वाला नहीं पढ़ना। जो आपका सिलेबस से इंक्लाइंड है, उसी को पढ़ना है। तो एडिटोरियल ज़रूर पढ़ें। और बाकी सोर्स में मैं बात कहूँगा कि विजन आईएएस का जो मैगज़ीन है मेंस 365, उसको अच्छे से पढ़ें। वो हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, मेंस वाला, और साथ-साथ मंथली। अगस्त के बाद मंथली जो आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो चल ही रहा है। इसको पढ़ें अभी। और ये उसमें भी सेक्शन बँटा हुआ है कि ये 5 मैंने बताया है कि 5 ज़रूर पढ़ना है। ये करंट अफेयर्स में भी काम आएगा, और ये आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी काम आएगा, साइंस एंड टेक में भी काम आएगा, और इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसमें भी आप कुछ नया-नया एडिशन ऐड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका पॉलिटी उसमें 8 सेक्शन में आते हैं, लेकिन हम लोग कम से कम बीपीएससी का जो सिलेबस है, प्रीवियस ईयर है, उसको देखते हुए अब 5 जो सेक्शन है, पॉलिटी, आईआर,
साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ये 5 ज़रूर पढ़ना है। देखिए सब्जेक्टिव अप्रोच जब आपका रहेगा तो मेंस में तो फ़ायदा करेगा ही, बाकी पीटी में बेनिफिट करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार-बार कि आप उसको यूटिलाइज़ करें, उस डेटा को भी, फैक्ट्स को भी। अब जैसे पॉलिटी में ही है, रिसेंट में बहुत सारा केसेज़ चर्चा में रहा। आप कितना बेहतर उसको लिख पाते हैं। तो उसमें अगर आप केस का चर्चा करेंगे तो क्या होता है कि नहीं, सिर्फ़ वो बुकिश नॉलेज ही नहीं, बाकी जो वर्तमान में कंटेम्परेरी न्यूज़ रहा है, उसको भी चर्चा किया जा रहा है। उससे क्या है, थोड़ा-सा अलग यूनिकनेस रहता है ना पेपर में कि लगता है कि नहीं, कुछ बच्चा अलग लिख रहा है। अभी ये इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हुआ है, इलेक्शन कमीशन का जो मेंबर वाला, उसमें कौन-कौन सा एक्ट में बदलाव हुआ और ये आरपीए 9051 है, बहुत सारा जो कि आप जब पढ़ेंगे तो उसको प्रयास करना है कि उसको आप इंक्लूड करें आंसर राइटिंग में या आपका जो नोट्स बनेगा उसमें। तो ये 5 सेक्शन पढ़ना है करंट अफेयर्स के लिए, उसमें आपका लगभग कवर हो जाएगा क्योंकि पहले आईआर में जब पूछता था, पहले करंट अफेयर्स का मतलब आईआर होता था। अब बीपीएससी सिर्फ़ आईआर नहीं पूछती है, वो साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स भी पूछ सकती है, ज्योग्राफी का भी करंट अफेयर्स पूछ सकती है, पॉलिटी का भी करंट अफेयर्स पूछ सकती है, वो कि इंडिपेंडेंट है। पहले आईआर मतलब करंट अफेयर्स मतलब आईआर, उस आईआर का मतलब भी होता था कि जो नेबरिंग कंट्री है, अब वो नहीं है। अब आईआर पूछती है तो रिपोर्ट्स भी पूछ सकती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स, जेंडर जस्टिस रिपोर्ट, उधर आपका वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट, इधर आप आते हैं तो यूनाइटेड नेशन का भी बहुत सारा कुछ है। इधर आपका यूरोपियन यूनियन के साथ क्या रिलेशन है, यूएसए के साथ क्या है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन है, बहुत कुछ है। तो आपको हर एक डायमेंशन को पढ़ना होगा। जब आप पढ़ेंगे जब कंटेंट, इसलिए मैं बार-बार बात करता हूँ कि कंटेंट पे काम करिए। जब कंटेंट रहेगा, अभी आप कम से कम 5 पेज 10 पेज डेली पढ़ते हैं। जब कंटेंट पढ़ेंगे, लिखेंगे, उसके बाद आपका एक अच्छा नोट्स बनेगा, अच्छा आंसर राइटिंग कर पाएँगे। ये लगभग ये आपका जीएस 1 का सेक्शन 2 का सोर्स है और उसको कैसे काम करना है, इसको मैं चर्चा किया है। हुँ। जीएस 1 मैं में हाँ, बताइए इसमें। मैं ऐड कर देता हूँ कि जो पहले जो होता था कि करंट अफेयर का मतलब जो कार्तिकेयन सर ने बोला कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आईआर होता था। बिल्कुल ही बदल गया है, जो पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें तो आईआर कहीं दिखता भी नहीं है। एक क्वेश्चन मणिपुर संकट के ऊपर 69 बीपीएससी में पूछा गया था, अगर आपने देखा हो पेपर तो आपको ध्यान होगा। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया उसी का और करके जी20 और वसुधैव कुटुंबकम से किस प्रकार भारत कनेक्ट करता है, उसके ऊपर क्वेश्चन थे। क्वेश्चन ठीक-ठाक लंबा था और अच्छा खासा लिखना था। यूपीएससी के टाइप का क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अच्छा क्वेश्चन था, मैं ये सिर्फ टर्म बता रहा हूँ, इस पे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद इसरो ने जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, इसके ऊपर डिटेल में क्वेश्चन था। आप जानते हैं कि किसी भी सेक्शन में जो है कि 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं, जिसमें कि 2 क्वेश्चन जो है कि 38-38 मार्क्स के होते हैं और 1 क्वेश्चन जो है कि पहला क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट आंसर होता है, उसमें जो है कि 3 क्वेश्चन 8 नंबर के होते हैं और 2 क्वेश्चन 7-7 नंबर के होते हैं। जो उसके वो क्या कहते हैं सेक्शन 2 के पहले उस क्वेश्चन में पूछा गया था 5 क्वेश्चन जिसमें शॉर्ट आंसर लिखना होता है करंट अफेयर में, उसमें भी अगर आप उल्टा के देखेंगे, अगर आपको याद हो तो कम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप का एक सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसके ऊपर जो है कि क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद बीएनएसएस 2023 जो आया था उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया था इन्होंने। उसके बाद फिर रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिसीजन मेकिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या किया था, एक जो है कि एआई के माध्यम से फैसला लिया था। वो सिर्फ एक मॉडल के तौर पे उन्होंने लिया था, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया था। 2 क्वेश्चन बाउंसर थे बिल्कुल। ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2023 22-23 के बारे में पूछा गया था, किन्हीं को कुछ पता नहीं था। इसलिए सिर्फ सतही लेवल से जो है कि करंट अफेयर पढ़ने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। उसके बाद एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जो रिगार्डिंग एक्सपोर्ट पूछा गया था, इंडिया के एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग। ये क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तभी आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही बाउंसर था। मेरा कहने का आशय इतना है कि अभी से आप लोग करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हम लोग लास्ट में बाकायदे लिस्ट देंगे, लेकिन लास्ट की पढ़ाई लास्ट टाइप की होती है। अगर आप अभी से मेहनत करेंगे तो आप दूसरों से आगे रहेंगे। इसलिए करंट अफेयर पे ध्यान देना है। हम लोग लिस्ट देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके सर। समझ पा रहे हैं? इसलिए मैं बोला कि आपको डायमेंशन बढ़ाना है। जितना अधिक डायमेंशन आप बढ़ाएँगे, जब पढ़ेंगे तो चीज़ें और भी चीज़ें, क्योंकि अब वो पहले वाली बीपीएससी नहीं है। हाँ, लेकिन इसके चक्कर में बेसिक नहीं छोड़ देना है। जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है, उसको भी कवर करके रखना है।
और क्योंकि ये स्वतंत्र आयोग है, उसका मर्जी 67 में एकदम हूबहू जो पुराना पैटर्न 65 में चेंज किया, 66 में थोड़ा-सा बदलाव किया, 67 क्या किया, बहुत वही पुराने पैटर्न पे चला गया था। एकदम वही पुराना पैटर्न, जो पढ़ा हो, जो नहीं पढ़ा हो, बात बराबर था दोनों के लिए। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको वो जो ट्रेडिशनल चला रहा है, उसको भी ध्यान रखना है, जो बेसिक्स है, और साथ-साथ अभी जो नए ट्रेंड चल रहे हैं, जितना भी बिल्कुल देख सकते रिपोर्ट हैं। हो गया, इसी यूनाइटेड GS 1 नेशन के है, सेक्शन सबको 1 में जहाँ के आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप के थे। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 के बारे में लिखना था आपको। दूसरा क्वेश्चन संथाल विद्रोह के बारे में लिखना था। तीसरा क्वेश्चन क्या था, चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखना था। चौथा क्वेश्चन क्या था कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन पीरियड लिखना था। पांचवा क्वेश्चन क्या था, ये थोड़ा सा बाउंसर दिया था कि केव पेंटिंग इन एंशियंट पीरियड, वो भी पूर्वी भारत में। ये थोड़ा सा टफ था। बाद बाकी 4 क्वेश्चन जो उधर है बहुत ही आसान थे। कोई पढ़ के गया हो, कोई कम पढ़ के गया हो, सबके लिए बराबर। जैसे इस बार बीपीएससी पीटी बराबर हो गया था सबके लिए। उसके बाद इन्होंने फिर जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन था उसमें भी बहुत टफ नहीं पूछा है। सेक्शन 1 की बात मैं कर रहा हूँ कि बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, लर्निंग और स्पिरिचुअलिज्म का सेंटर रहा है बिहार। इसके बारे में आप बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। चंपारण जो नील मूवमेंट हुआ था उसका क्या इम्पैक्ट रहा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर आगे, अभी भी आप लिख लेंगे। इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद फिर जो है कि जो मॉडरेट फेज के आईएनसी के लीडर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि किस तरीके से वो जो एक उदारवादी लोग हमेशा प्रेयर एंड पिटिशन की पॉलिसी को लेकर के चलते थे, उस पर क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। तो उसके बाद फिर जो है कि एक क्वेश्चन इन लोगों ने पूछ लिया था कि मॉडर्न एजुकेशन का विकास, जो आधुनिक शिक्षा का विकास बिहार में कैसे हुआ है, उस पर सवाल था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया, इस सारे क्वेश्चन को अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाकर के मेंस वाले में देखेंगे, कुछ नहीं, 62वीं 63वीं 60वीं 60-62वीं से भी देखेंगे तो ये सारा क्वेश्चन आपको रिपीटेडली मिल जाएगा। दोनों काम करना है। पैटर्न जो पुराना वाला है उसको भी पढ़ना है, साथ के साथ अच्छे लेवल की तैयारी भी करनी है। इससे हमें यही सीख मिलता है। ठीक है, तो ये आपका GS1 का सेक्शन 2 है। GS3 में जो प्रीवियस ईयर आपका GS1 का सेक्शन 3 में आप लोग जानते हैं स्टैटिक्स होता है, 72 मार्क्स का होता है DI। तो इसमें प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रैक्टिस में वही बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, आपका ये सर्कल वाला जो प्रश्न होता है, पाई चार्ट, और ये DI ये डायग्राम वाला होता है, रेक्टेंगुलर डायग्राम वाला होता है। ये बार डायग्राम कुछ बस में एक क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसको जब आप प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसको कैसे अप्रोच लेना है। उसको क्या है, आपका बेसिक जो मैथ्स है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, और बेसिक परसेंटेज हो यही गया। दोनों में है। हाँ, परसेंटेज हो गया। तो इसमें ये सब देख करके आप प्रैक्टिस करिए, इसमें हो जाएगा। बाकी बहुत कुछ नहीं करना है इसके लिए। बाकी हम लोग क्वेश्चन देंगे डेली, एक क्वेश्चन उसको लगाना है, उससे इनफ है। इसमें बहुत ज़्यादा, हाँ, लेकिन उसमें ये हो कि एक्यूरेसी रखना है। इस DI में क्या होता है कि इसमें है कि जब आप प्रश्न करेंगे, जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन ये ध्यान रखना होता है कि आप ऐसे प्रश्न का सिलेक्शन करेंगे जिसमें डेटा क्लियर हो। क्योंकि होता क्या है कि अगर डेटा आप मतलब जो आंसर है अगर आप मैच नहीं करा पाते हैं तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि कभी-कभार वो फुल नंबर नहीं देता है, काट लेता है। स्टेप वाइज मार्किंग होती है, लेकिन एग्जामिनर के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है। मान ली काट ही लिया बेवजह, अगर थोड़ा-सा आपके पास डेटा फैक्ट में डेटा मैच नहीं किया तो नंबर कट सकता है। तो ऐसा क्यों हम रिस्क लें? उससे बेहतर है कि हम वैसा प्रश्न का सिलेक्शन करेंगे जिसमें क्लियर डेटा हो। समझ में आ रही बात? वो आपसे प्रश्न करेंगे, क्योंकि एक बार मेरे साथ ये वाक़या हुआ था। हुआ था क्या कि जब मैं उसमें जो बायो डायग्राम वाला प्रश्न होता है, उसमें 12.5 लेना था और एग्ज़ैक्ट दिख नहीं रहा था। हमने 12 लिया और जब कॉपी मँगवाए थे, उसमें क्या हुआ कि मैंने सारा प्रोसेस सही किया था, लेकिन नंबर कट हो गया था उसमें। अब 36 नंबर में लगभग हमको लग रहा है 17-18 नंबर या 20 नंबर ही दिया था। क्योंकि 12.5 12.5 होना चाहिए था, मैंने 12 लिया। उसके चक्कर में सारा अब सही प्रश्न में हो गया सब मिसमैच।
कहने का मतलब ये है कि आप प्रयास ये करें कि इसमें ये ध्यान रखना होता है, जब भी अभी जब टेस्ट देंगे तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा विजुअल इसमें डेटा क्लियर दिख रहा है, ताकि वो आंसर मिसमैच नहीं हो और आपको फुल मार्क्स फेच हो। ठीक है, बिल्कुल। ये आपका सेक्शन 3 हो गया। अब हम और लोग आते हैं, बोलिए। डीआई के बारे में मेरा यही कहना होगा कि 72 मार्क्स के डीआई आते हैं। जो सही और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिख के बना के आता है उसको 72 में 72 मिलता है। 72 में 70 तक तो क्षम्य है। अगर 70 से नीचे एक भी नंबर आ रहा है ना, आप सोच लीजिए कि आप एसडीएम और डीएसपी बनने नहीं जा रहे हैं। कोई पोस्ट मिल जाएगा, लेकिन एसडीएम और डीएसपी जो अच्छे वाले पोस्ट है ना, वो तो मिलने से रहा आपको। डीआई बहुत बड़ी चीज है, और जो खास करके इंजीनियर बंधु हैं मेरे, उनके लिए मैं स्पष्ट बोलना चाहूंगा कि इस ईगो में नहीं रहना है कि मैंने इंजीनियरिंग करके रखा है, डीआई तो कर ही देंगे। सबसे ज्यादा बाद में यही इंजीनियर मेरे पास आके रोते हैं कि सर मेरा तो एनआईटी से था, मैं तो आईआईटी से था, मुझे लगा ये तो बहुत आसान है, कर लेंगे। और जब बाद में कॉपी देखते हैं, यह कहाँ कैसे गलती कर दिए हो, ये गुनाह को भाग कर दिए हो, फिर वो रोने के अलावा कुछ नहीं बचता है। इसलिए डीआई की प्रैक्टिस करनी है। अर्थमेटिक का सिंपल सर सा ये सर चैप्टर। हाँ हाँ, ये सुन रहा हूँ। तो मतलब मेरे साथ हुआ है, मतलब इस बार मतलब 68वीं में भी हुआ था और 68वीं में हुआ था और 64वीं में हुआ था। 64वीं में तो मुझे पता नहीं था, एक्चुअली मैं अभी नया नया थोड़ा जोश में था तो चला गया था, कैलकुलेटर भी नहीं ले गया था, तो पूरा डीआई छोड़ दिया था और 30 मार्क्स से मेरा मतलब वो फाइनल में सिलेक्शन नहीं हुआ था। और इस बार जो 69 का दिया था, 69 में 20 मार्क्स का मेरा गलती हो गया था और जैसे 7 नंबर से मेरा छूटा है इस बार। बताओ, मतलब सिर्फ तुम डीआई सही करके आते तो आज ऑफिसर रहते। हाँ डीआई सर सर एक यस रिक्वेस्ट था, सर एक सवाल पूछ सकते हाँ, डीआई में हैं? कैलकुलेटर ले जाना अलाउ रहता है। सर ये इसलिए सर पूछना। परमिसेबल रहता है। और एक चीज और जान लीजिए, GS1 GS2 और एसए में आप GS1 चाहे तो हिंदी में लिखें, GS2 को इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो एसे है उसको हिंदी में लिख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा आपको हिंदी में या इंग्लिश में ही लिखना है। जो पेपर GS1 इंग्लिश में लिखने का मन है इंग्लिश में लिखिए, GS2 इंग्लिश में लिखने का मन है इंग्लिश में लिखिए, एसे हिंदी में लिखने का मन है हिंदी में लिखिए, एसे इंग्लिश में लिखने का मन है इंग्लिश में लिखिए, GS2 हिंदी में लिखने का मन है हिंदी में लिखिए, GS1 इंग्लिश में लिखने का मन है इंग्लिश में लिखिए। कहने का मतलब जो पेपर जिस भाषा में आप लिखना चाहते हैं उस पेपर को उस भाषा में आप लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक पेपर के अंतर्गत आप भाषा चेंज नहीं कर सकते हैं। हिंदी लिखना होगा तो पूरा GS1 हिंदी में लिखना होगा, GS2 इंग्लिश में लिखना है तो पूरा GS2 इंग्लिश में लिखना होगा, ऐसे हिंदी में लिखना है पूरा GS हिंदी में लिख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में बिहार के बीपीएससी में ये फैसिलिटी अवेलेबल है और कहीं अवेलेबल नहीं है। इसलिए इस चीज को आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में थोड़ा बहुत पढ़े रहते हैं लेकिन उसका बेसिक बैकग्राउंड हिंदी से रहता है, तो उससे मेरा ये कहना रहेगा कि आप GS1 और GS2 इंग्लिश में लिख लें, बाद बाकी ऐसे को हिंदी में लिख लें, या फिर GS1 हिंदी में लिख लें, GS2 को इंग्लिश में लिख लें, ऐसे को हिंदी में लिख लें। आप ऐसा कर सकते हैं, ये आपके पास जो है कि फैसिलिटी अवेलेबल है बीपीएससी की तरफ से। ठीक है, तो बढ़े हम लोग अब आगे। हाँ मनु, कुछ जी बोलना है? सर। सर एक बात पूछनी थी, जैसे एग्जाम में ऑर्डर वाइज आंसर करना रहता है, जैसे पहले फर्स्ट का आंसर करना है, फिर सेकंड का करना है, फिर थर्ड का करना है, या फिर जो मुझे सही लग रहा है, मुझे जिसमें कंफर्टेबल लग रहा है कि नहीं पहले इसका आंसर नहीं दो, नहीं, तो वो मैं कर वो सकती हूँ? कॉपी जो आती है ना आपकी, उसमें क्वेश्चन बकायदे ऊपर प्रिंटेड रहता है, उसके नीचे स्पेस दिया हुआ रहता है, उसी में आपको फिक्स स्पेस में ही लिखना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 वो पूरा प्रिंटेड ही आता है। ओके ओके सर। ओके, ठीक है, हम लोग बढ़े जीएस पेपर 2 की तरफ। सर एक और क्वेश्चन था, हाँ, जैसे 7 या फिर 8 मार्क का जो क्वेश्चन होता है, उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना जरूरी है, या फिर मैं शॉर्ट में लिख सकती हूँ बस ऐसे ही स्टार्ट करके बिना अगर इंट्रोडक्शन का? अगर एक लाइन या 2 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखने का हैबिट आपको हो चुका है उस समय तक, तो आप लिखें इंट्रोडक्शन, एक लाइन में कंक्लूजन लिख लें, बहुत अच्छी बात है, आधा नंबर भी ज्यादा मिलेगा तो फायदा ही होगा। अगर हैबिचुअल नहीं है, नहीं लिख पाते हैं या आपके पास समय नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसमें सिर्फ जो है कि मुख्य बातें लिखें, या फिर बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि सिर्फ पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिख लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। और एक चीज अभी से मैं बता देता हूँ, ध्यान रखेंगे कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को पहले टेकल करने का प्रयास ना करें। 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन को पहले बनाएं, उसके बाद शॉर्ट आंसर पे जाएं, वरना शॉर्ट आंसर में बहुत टाइम लगा देते हैं बच्चे,
और 38 मार्क्स वाला छूटने लगता है। तो ये प्रैक्टिस करना है मनु कि हम इतना अभ्यस्त हो जाए आंसर लिखते-लिखते, और उतना हम लोग क्लास में और क्या कहते हैं आंसर राइटिंग के दरमियान इतना व्यस्त करवा देंगे कि आपको छूटेगा नहीं। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना अच्छी बात है, लिखना चाहिए, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन रहे या लॉन्ग क्वेश्चन रहे। सर क्वेश्चन सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है या कोई छूट जाएगा अगर टाइम ना मिले तो? नुकसान है आपका, बिल्कुल नुकसान है। नहीं एकदम सर, छोड़ के जैसे नहीं आना है, मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एकदम नहीं। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी छोड़ा, अगर 6-7 नंबर का या 8 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ा तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर उसमें आप 4 सेंटेंस 5 सेंटेंस करते हुए भी लिख के जाएंगे, अगर 1 नंबर भी मिल गया, 1.5 नंबर भी मिल गया, तो आप समझ सकते हैं 1.5 नंबर की महत्ता कितनी होती है। इसलिए क्वेश्चन छोड़ने का तो सपने जी में भी नहीं सर। सोचना है। नहीं आता है तो भी जी लिखना है। सर। नहीं सर, मतलब ऐसे होता है ना यूपीएससी का एग्जाम में कि अगर एक क्वेश्चन छोड़ दें तो उसका मार्क्स वगैरह या वो कॉपी नहीं चेक होता है। कॉपी तो चेक होता है, कोई ऐसा कहाँ है कॉपी चेक नहीं होता है। नहीं तो उसमें मतलब ऐसा नहीं ना रहता है सर कि सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी रहता है ना कंपल्सरी यूपीएससी रहता वाला है। में? अगर आप छोड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स के नुकसान होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, कॉपी चेक होती है, कॉपी जी कहीं ऐसा नहीं होता है कॉपी चेक नहीं होता है। ठीक है, मैं इस सेंस जी में सर। बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन 8 नंबर का या 38 नंबर का छोड़ दिया, आपने लिख ही नहीं पाया, आपके पास समय नहीं मिला, तो नंबर तो नहीं जी मिलेंगे ना उसके। जी कॉपी सर। चेक होगी, उसमें कोई समस्या नहीं। इस मन में खास करके इसके स्टैटिक्स के लिए हम्म। सर स्टैटिक्स का प्रैक्टिस सर किससे करे? कहे कि ये मार्केट में 3 अवेलेबल हैं, 3 में हम्म। से तो ठीक रहेगा ना सर? हाँ ठीक है, केबीसी मेमो देखिए का किताब। प्रीवियस ईयर में क्या है ना, अभी मतलब उस तरह का बेहतर आंसर तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाँ नहीं सर। आप वो ले सकते हैं, इसलिए कि आपको एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख पा रहे हैं और जी एक रफ आइडिया मिलेगा। लेकिन आपको मॉडल आंसर हम देंगे या बाकी आप खुद से तैयार करेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि बहुत बेहतर नहीं लिख पाया है केबीसी। बस वो खाना पूर्ति है, उसमें कुछ नहीं यस सर। कंटेंट, है ना? सर जस्ट तो वो फॉर इसलिए रेफरेंस हाँ, के लिए सर। बस वो ओनली फॉर रेफरेंस ही है, बाकी मेहनत खुद ही करना होगा। और प्रीवियस ठीक ईयर है? किसी का भी हो, चाहे केबीसी का हो या यूटिलिया का हो या फिर और भी किसी प्रकाशन का, जो भी प्रीवियस ईयर है, उसका मॉडल आंसर बेहतर नहीं है। आप रेफरेंस नहीं, के लिए बेहतर नहीं किताब है। अपने पास रखिए, हुँ। लेकिन आप खुद से तैयार करना है या हम लोग देंगे, जैसे भी मेहनत होगा, लेकिन मेहनत खुद से करना होगा प्रीवियस ईयर के ऊपर। जी सर।